नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में अब खबरों के लेंस से आज की खबरें दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जिन खबरों को लेकर हम अपना विश्लेषण करेंगे उनमें सबसे बड़ी खबर है 2020 की दिल्ली का शर। 2020 की दिल्ली में सड़क पर पानी भरने से एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। दिल्ली के मिंटो रोड के फ्लाईओवर के नीचे की यह घटना है, जहां से एक टेम्पो ड्राइवर गुजरने की कोशिश कर रहा था। मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे मानो वक्त अटका पड़ा हो। बरसात में हर साल उसी जगह पर ऐसा जलभराव होता है कि पूरी की पूरी बस तक डूबती हुई नजर आती है। कुछ घंटों की बारिश में ये स्थिति बनी, लेकिन इसे लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से सबसे हैरान करने वाली बहानेबाजी सामने आई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारी एजेंसियां कोरोना नियंत्रण में लगी हुई थीं। कोरोना की वजह से उन्हें कठिनाइयां आईं। वहीं खबरदार में हम असम की बाढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यूं समझ लीजिए कि बाढ़ के पानी का विस्तार है अपार। प्रजा दोनों पार करे हाहाकार। बिहार में बाढ़ की स्थिति भी बिगड़ी हुई है। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट्स में बाढ़ में लचर नजर आएंगे बिहार, और बिहार का दर्द दिखाएंगे आपको। बाढ़ के हालात अन्य राज्यों में भी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस पूरे मामले पर बातचीत की है। खबरदार में भारतीय नेवी का वो दम भी दिखाएंगे जिससे समंदर के अंदर चीन की दादागिरी का द एंड होगा। अंडमान निकोबार में भारतीय नेवी के युद्धाभ्यास का पूरा ब्यौरा देंगे। सरहद पर चीन की चालबाजी पकड़ी गई है। 15 जून की गलवान की घटना चीन की सोची समझी साजिश थी। इसे लेकर एक इनसाइड स्टोरी हमारे पास है। मौसम की अटखेलियों का एक हैरत अंगेज वीडियो भी सामने आया है। अमेरिका के केंटुकी में मौसम आसमान में कैसा नजर आ रहा है, यह रिकॉर्ड हुआ है। बारी बारी से रखेंगे ये तमाम खबरें आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में वैसे तो बारिश कम ही होती है, लेकिन जब होती है तो सरकार की अक्सर पोल खुल जाती है। आज दिल्ली में जोरदार बारिश हुई। गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन सरकार के लिए ये बारिश परेशानी लेकर आई। दिल्ली के लुटियंस जोन की चौहद्दी जहां से शुरू होती है, वहां आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक ही बारिश में मिंटो रोड अंडरपास में इतना ज्यादा पानी भर गया कि एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। अब जब राजधानी दिल्ली में बरसात का पानी से लोगों की मौत हो जाए तो जाहिर है सवाल पूछे ही जाएंगे। चकाचौंध से भरी चमचमाती दिल्ली, आसमान को छूती इमारतें, चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवरों का गजब का जाल, फर्राटा मारती कारें, लुटियंस का रसूखदार इलाका जहां देश के ताकतवरों का बसेरा है। ये दिल्ली लुभाती है, हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन स्मार्ट सिटी वाले इस स्वप्न लोक में चंद घंटे की भी तेज बारिश हो जाए तो सारी चमक पानी में बहने में जरा भी देर नहीं लगती और हो जाता है कड़वी हकीकत से सामना। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। लुटियंस जोन की चौहद्दी यहीं से शुरू होती है। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की बारिश में मिंटो रोड ब्रिज अंडरपास पानी से लबालब भर गया। इतना पानी कि डीटीसी की बस इसमें समा गई। टाटा एस और ऑटो डूब गया। एक शख्स की मौत हो गई। एक डीटीसी बस की ऊंचाई कमोबेश 10 से 12 फीट होती है। मिंटो रोड ब्रिज अंडरपास में बस का 85% हिस्सा पूरी तरह से डूबा हुआ है। बारिश होती रही और बस धीरे धीरे डूबती चली गई। जब खतरा बढ़ा तो ड्राइवर और कंडक्टर ने बस की छत पर सवार होकर जिंदगी बचाई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों की कोशिश के बाद दोनों को बाहर निकाला जा सका, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ देर बाद वहीं एक शव पानी में तैरता दिखाई दिया, जिसके बाद हड़कंप मचना ही था। स्थानीय लोगों ने तैरकर शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस पहुंची और मृतक की पहचान कुंदन सिंह के रूप में हुई है। वो एक टेम्पो ड्राइवर है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक वहां पर बॉडी भी निकाली गई है। नीली टी शर्ट में एक व्यक्ति यहां पर दिखाई पड़ रहा है, उसको बहुत सारे लोगों ने रेस्क्यू किया गया और इसी जो मिंटो रोड के अंदर जो पानी भरा हुआ था, इस बॉडी को यहां पर निकाला गया है। हैरत होगी ये सुनकर कि दिल्ली की सड़क में एक इंसान बरसात के पानी में डूबकर मर गया। अब ये समझिए कि हादसा हुआ कैसे।
बताया गया कि मृतक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा था। उस वक्त अंडरपास में पानी करीब कमर भर था और डीटीसी की बस पानी में फंसकर बंद हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रुका और वो अपने वाहन को अंडरपास के नीचे से निकालने की कोशिश करने लगा। पानी में घुसते ही उसकी टाटा एस बंद हो गई और वो पानी में घिर गया। दरअसल जिस वक्त 60 साल का कुंदन नई दिल्ली स्टेशन से कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा था, उसी दौरान मिंटो अंडरपास के अंदर पानी भरना शुरू हो चुका था। पहले से ही डीटीसी की एक बस मिंटो ब्रिज के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन अनजान कुंदन फिर भी अपनी गाड़ी को लेकर के मिंटो ब्रिज के अंदर घुस गया, इस उम्मीद के साथ कि वो गाड़ी को पार कर लेगा। लेकिन जैसे ही कुंदन गाड़ी को लेकर के मिंटो ब्रिज के अंदर पहुंचा, अचानक से ही पानी का फ्लो जो है वो बढ़ने लगा, जिसके कारण उसकी गाड़ी वहां पर फंस गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सवाल उठता है कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दिल्ली सरकार या फिर बरसों से दिल्ली के एमसीडी पर काबिज बीजेपी? बीजेपी ने सीधे सीधे इसके लिए दिल्ली सरकार को घेरा और कहा मिंटो रोड अंडरपास का जिम्मा पीडब्ल्यूडी के पास है, जिस पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है। इसलिए सवाल मुख्यमंत्री से पूछे जाने चाहिए। मिंटो ब्रिज पीडब्ल्यूडी का, वो रोड पीडब्ल्यूडी की, वो ड्रेन पीडब्ल्यूडी का, फिर आप क्यों इससे पल्ला छुड़ा के और दिल्ली की जनता को इस परेशानी से निकालने की जगह अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं? ये आज के बहुत बड़ा सवाल है आज का। जो डेथ हुई है वो तो बहुत दुखद है और उसकी ना कोई भरपाई हो सकती है ना उसका कोई एक्सक्यूज़ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पानी भरने की बात है, पानी हर साल बारिश होती है और सारी एजेंसियाँ पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा जल बोर्ड, सारे मिलके पूरा प्लान बनाते हैं, फ्लड प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये ज़रूर है कि इस बार कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते और हमारी बहुत सारी एजेंसियों का कुछ हिस्सा कोरोना मैनेजमेंट में भी लगा हुआ था, तो उस वजह से कुछ चीज़ें हो सकता है छूटी हों। दोषियों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन सवाल इससे बहुत बड़ा है और वो ये कि क्या हम स्मार्ट सिटी का सपना देखते ही रहेंगे? क्या कुछ घंटों की बारिश हमारे सपनों को बहा ले जाएगी? सरकारें बदलती हैं, लेकिन मिंटो रोड अंडरपास की तस्वीर नहीं बदलती। निखिल और सुशांत मेहरा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे बरसात में वक्त अटक सा जाता है। साल दर साल मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे जलभराव की स्थिति लेकिन बदलती नहीं। एक और इस साल की तस्वीर है और दूसरी ओर 2003 की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पानी वैसे ही भरा पड़ा है। 17 साल गुजर चुके हैं लेकिन बदला कुछ भी नहीं। मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे की स्थिति में बस कैलेंडर में तारीखें ही बदल जाती हैं। 2018 में दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी ने इस जलभराव को रोकने के लिए खास मशक्कत की थी। तत्कालीन मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन मिंटो रोड के जलभराव की समस्या दूर नहीं हुई। ये 4 अलग अलग तस्वीरें साल 2017, 18, 19 और 20 की आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में बारी बारी से सबकी सरकार रही। 1993 से 98 तक बीजेपी की, 98 से 2013 तक कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही और उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार है बीते 7 सालों से। लेकिन दिल्ली की स्थिति जस की तस। जैसे ही मानसूनी बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, दिल्ली की रफ्तार थम जाती है और अब तो बेबसी यहां तक पहुंच गई है कि राजधानी दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में पानी भरने के कारण एक व्यक्ति की जान तक आज चली गई। सवाल है कि दिल्ली में जलभराव के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? इस सवाल पर हमने जब रिसर्च की तो पता लगा कि दिल्ली की नालियों और सड़कों की देखरेख के लिए 17 एजेंसियां अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जिम्मेदार हैं। वैसे 98% दिल्ली की जिम्मेदारी तीनों एमसीडी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी एमसीडी की है। लेकिन यहां यह भी समझना होगा कि एमसीडी का काम दिल्ली सरकार के विभागों के कामकाज से जुड़ा हुआ है। 60 फीट चौड़ी सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। इसके अलावा अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की जिम्मेदारी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की है। इसके अलावा दिल्ली में 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है।
दिल्ली में जो अन्य एजेंसियां जिम्मेदार हैं उनमें दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली और एनडीएमसी जैसी अलग अलग संस्थाएं अलग अलग जिम्मेदारियां उठाती हैं। 17 एजेंसियों के पास कामकाज, लेकिन दिल्ली की हालत कितनी बदहाल है, लगातार उसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। बात दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम की भी कर लेते हैं। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 44 साल पुराने प्लान पर चल रहा है। पिछला ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में बना था। 1976 में दिल्ली की आबादी 41 लाख थी। 2011 की जनगणना में दिल्ली की आबादी 1,70,00,000 थी। 2011 की जनगणना है ये। 9 साल पहले दिल्ली की आबादी 44 साल पहले की स्थिति के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बदला है। 2018 में आईआईटी दिल्ली ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि चौगुनी आबादी पर पुराना ड्रेनेज सिस्टम मौजूदा जलभराव की समस्या के लिए जिम्मेदार है। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम पर भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो चुका है। रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन हुआ क्या? राजधानी दिल्ली जिस तरह से पानी पानी है उसे आप समझ सकते हैं। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम का हाल है तो बरसात में दिल्ली किसके भरोसे है, यह बात आसानी से समझी जा सकती है। तकरीबन 5 साल पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिल्ली सरकार ने माना था कि दिल्ली के 201 में से 44 नाले गायब हैं। इन नालों पर घर और सड़क बनने का अंदेशा है। दिल्ली में बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके हैं उत्तर पूर्व, पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिण पूर्वी दिल्ली। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाजपत नगर से आश्रम जाने में सामान्य दिनों के 30 मिनट के मुकाबले बरसात के दिनों में पूरे 90 मिनट लग जाते हैं। यानी कि पूरी दिल्ली कुछ ही घंटे की बारिश से पानी पानी हो जाती है। शहर का शायद ही कोई हिस्सा, कोई इलाका ऐसा हो जहां जलभराव ना दिखा हो। आईटीओ के पास अन्ना नगर के एक मकान में भारी बारिश की वो भेंट चढ़ गया है। अच्छी बात यह थी कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 3 दिनों तक दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा में और ज्यादा बारिश हो सकती है। ये ना तो किसी नदी में आई लहरों की सुनामी है और ना ही ये कोई पहाड़ी इलाका। ये दिल्ली है और उफान एक नाले में आया है। ऐसा उफान कि एक मकान की नींव हिल गई। लहरों के कटाव से मकान पानी में समा गया। दिल्ली के अन्ना नगर झुग्गी में मकान नाले के पानी के साथ बह गया। मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। गनीमत मनाइए कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन बर्बादियों का ये मंजर खौफजदा करने के लिए काफी है। सड़क पीडब्ल्यूडी की है, नाला पीडब्ल्यूडी का है, जल बोर्ड की जिम्मेदारी है यहाँ पे इस नाले की सफाई करना, लेकिन पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड सो रहा है। राघव चड्डा जी कहाँ हैं जो इतना जोर जोर से बोलते हैं? आज स्वास्थ्य मंत्री जो इसके जल बोर्ड के चेयरमैन है वो कहाँ हैं? कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली पूरी तरह पानी पानी हो गई। शायद ही कोई सड़क मोहल्ला ऐसा बचा हो जहां जल भराव से सामना न हुआ हो। आईटीओ, कनॉट प्लेस, हनुमान रोड, मूलचंद, गोल्फ क्लब, तिलक ब्रिज, शास्त्री नगर, फिरोज शाह रोड, विकासपुरी, प्रहलादपुर अंडरपास, हर जगह एक ही तस्वीर देखी गई। दिल्ली ओखला फेज 1 अंडरपास की हालत भी अलग नहीं थी। यहां पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। सरिता विहार, नोएडा और आश्रम को दिल्ली से जोड़ने वाला ये पूरा इलाका सैलाब में तब्दील हो गया। कई गाड़ियां अंडरपास में फंस गईं। बारिश के बाद दिल्ली के इंतजामों की पोल भी खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं इस वक्त ओखला फेज 1 के अंडरपास में मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहां पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है। सारा आवागमन रुका हुआ है। इक्का दुक्का जो गालियां हैं इस पूरे इलाके से आ जा रही हैं। दिल्ली के कमला नगर में बारिश की तेज बूंदों की मार सड़क सह नहीं पाई और धंस गई। बेचारा ड्राइवर इसकी चपेट में आ गया। सरिया से भरा टेम्पो पलट गया।
200 साल पुरानी मुबारक बेगम मस्जिद दिल्ली की हेरिटेज बिल्डिंगों में शुमार है, लेकिन प्रकृति ने यहाँ भी सितम ढा दिया। बेगम मस्जिद पर बिजली गिरने से मस्जिद का एक गुंबद टूट गया है। बिजली चमकी है और धमाका हुआ है कि बड़ा गुम्बद जो था ये हमारा शहीद हो गया। ये गुम्बद फट गई और गिर गई, एकदम आवाज आई तो मैं भाग का तो देखा तो पूरा गिरा हुआ, फटा हुआ। मौसम विभाग की माने तो सुबह 8 बजे तक दिल्ली में करीब 74.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं आने वाले 3 दिन में और बारिश की आशंका है। खासकर पंजाब और हरियाणा में भी जोरदार बारिश हो सकती है। 3 दिन तक रहेगा अभी मानसून, जो रेनफॉल जो है बीच बीच में लाइट टू मॉडरेट हेवी भी हो सकता है। पंजाब हरियाणा पर्टिकुलरली उत्तराखंड, इसमें हेवी टू वेरी हेवी हम लोग वार्निंग ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये उत्तर पश्चिम भारत का है। बाकी जो इलाका है जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिसीव हुआ है, वो भी हम लोग ऑरेंज में रखे हैं नेक्स्ट 3 डेज तक। एक बारिश में दिल्ली ही कमर तक डूब गई और सरकारों के तमाम दावे पानी में तैरने लगे। चमक बह गई और बदरंग हकीकत से सामना हो गया। निखिल लखवानी और सुशांत मेहरा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली किस तरह से बदहाल है उसकी तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको लेकर चलते हैं असम। असम की लाइफलाइन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र इन दिनों जिंदगी लेने पर आमादा है तुली हुई है। राज्य के 25 से 26 जिलों में बाढ़ का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। लाखों लोग प्रभावित हैं। हर साल ब्रह्मपुत्र में बाढ़ ऐसी ही त्रासदी लेकर आती है। लाखों की आबादी इसकी मार से कभी निकल नहीं पाती। असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों से हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट देखें। ये ब्रह्मपुत्र की त्रासदी है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी। इस तबाही में गांव के गांव ब्रह्मपुत्र में समा गए। घर-बार, खेत खलिहान सब कुछ बर्बाद हो गया। असम की लाइफलाइन माने जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का रौद्र रूप डराने लगा है। अब ये नदी कम, समंदर ज्यादा नजर आ रही है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ का पानी जिंदगी के लिए आफत बना हुआ है। हाल बद से बदतर हो रहे हैं। अब तक 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ ने जहां सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो हैं धेमाजी, लखीमपुर, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगाईगांव, कोकराझार, धुबरी, गोपालपारा, कामरूप, मोरीगांव, नौगांव, गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दूर कामरूप जिले में पहुंचे हमारे संवाददाता ने बाढ़ की विभीषिका को करीब से देखा। सैलाब में डूबे गांव में कुछ नहीं बचा है। खेत डूब गए हैं। जिंदगी अब नावों पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में पानी थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन अगर इसकी रफ्तार और कम नहीं हुई और बारिश और लगातार बढ़ती रही ऊपरी इलाकों में, ऊपरी असम में, तो नीचे जो लोअर असम है, ये जो इलाका है, ये पूरी तरह से ऐसे ही जलमग्न रहेगा और स्तर और बढ़ जाएगा। अब अमूमन आप ये समझिए कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है और मेरे बाएं हाथ की तरफ से गांव शुरू होता है। पानी जैसे ही घुसा है, ये सारे गांव आपको जलमग्न दिखाई पड़ रहे हैं। सब कुछ पानी में डूब चुका है। जो आसपास की सड़कें हैं वो डूब चुकी हैं और इसीलिए गांव में अगर जो दूसरा एक्सेस खुला है वो लंबा रास्ता होकर के पहाड़ों के बीच से आना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र की त्रासदी को समझने के लिए गूगल के इस मैप को देखिए कैसे नदी का फैलाव बढ़ता गया है। ये पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। यूं तो ये असम की लाइफलाइन है, लेकिन 3 से 4 महीना वो तस्वीर भी होती है जब इस ब्रह्मपुत्र का स्तर आसपास के तमाम सारे गांव 20 से 25 जिलों को अपनी चपेट में ले लेता है। चीन से आने वाला पानी सारे तटबंध, सारे किनारों को तोड़ देता है और इसका जलस्तर हजारों लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। 81 लोग अपनी जान तो गंवा चुके हैं, हजारों लाखों फिलहाल विस्थापित हैं। सरकारी मदद उन तक पहुंचाई जा रही है। जल्द राहत आपदा का काम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार की ओर से जारी है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र का स्तर देखिए। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 27,30,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है।
2633 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते 1,14,000 हेक्टेयर खेत पानी में डूब चुके हैं। असम में 47,000 से ज्यादा लोग 287 रिलीफ कैंप में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। असम में इस साल की बाढ़ में 202 तटबंध और 167 ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। जिनका सब कुछ बह गया या डूब गया, वो हाईवे पर शरण लिए हुए हैं। रास्ता घाट डूब गया, आदमी कैसे रहेगा? आदमी तो बहुत आदमी नौका पर है, घर बार भी डूब गया। चल रहा है, बहुत परेशान चल रहा है, बहुत कष्ट से चल रहा है। तो बहुत गाँव डूबा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ी बाहर निकला है। कोई लोग घर से नहीं निकल पा रहा है। आज रिलीफ दे रहा है, बनाया है, तिरपाल भी दे रहा है, गुरु का खाद्य भी दे रहा है। असम के बोंगाई गांव में बाढ़ ने तांडव मचा दिया है। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 10 गांव तो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हजारों लोगों का आशियाना उजड़ गया है। मोरी गांव में पिछले 10-12 दिनों में हजारों लोगों के घर पानी में डूबे पड़े हैं। बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी शिविरों में रखा गया है। असम में बाढ़ ने ऐसी विनाश लीला दिखाई है कि इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवरों को भी जान के लाले पड़ गए। काजीरंगा में आई बाढ़ के चलते अब तक बाढ़ में 9 गेंडों समेत कुल 108 जानवरों की मौत हो गई है। बाढ़ की वजह से काजीरंगा पार्क से निकलकर एक गेंडा हाईवे पर आ गया। वन कर्मियों ने गेंडे को जंगल में वापस भेजने के लिए कड़ी मशक्कत की। ब्रह्मपुत्र जीवनदायिनी तो है, लेकिन हर साल ये जीवन लेती भी है। हजारों लोग इससे सीधे प्रभावित होते हैं और ये त्रासदी लोगों को इससे कभी उभरने नहीं देती। आशुतोष मिश्रा और हेमंता नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। असम से अब चलिए बिहार। नेपाल का पानी एक बार फिर से बिहार के लिए अभिशाप बन गया है। उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से जलमग्न है। गंडक समेत तमाम नदियों में उफान है। गांव के गांव सैलाब में समा गए हैं। जरा सोचिए कि अगर हर साल किसी इलाके में बाढ़ आए और आम लोगों को आर्थिक तौर से बुरी तरह तोड़ कर जाए, तो क्या आबादी गरीबी से उबर पाएगी? शायद नहीं। बिहार का इसी वजह से यह हाल है। सैलाब सिर्फ वर्तमान को ही बर्बाद नहीं कर रहा, वो लोगों के भविष्य को भी चुनौतियों से भर रहा है। सैलाब में सिमटी त्रासदी का नाम बन गया है बिहार। आज तक की टीम जब पूर्वी चंपारण के इन गांवों में नाव से पहुंची तो बाढ़ की विभीषिका से सामना हुआ। बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा पता नहीं। तब तक सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का खतरा है, तो साथ ही पानी जम जाने से बीमारी पनपने का भी डर है। बिहार में बाढ़ एक मौसम की तरह आता है। लोगों को मालूम है जब बारिश ज्यादा शुरू हो जाएगी तो नदियां उफनते हुए उनके घरों को लीलने की कोशिश में आगे बढ़ते रहेंगी। कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। लेकिन हर बार की वही कहानी, इस बार की तस्वीरें ये। बस ऐसे ही जैसे गुजर काटना होता है। हम लोग को 10-11 दिन तो ऐसे ही कटना पड़ता है। और नॉर्मली देखिए तो हम लोग मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना तो ऐसे ही कटता है हम लोग का। कोई सरकार के यहाँ से कोई कुछ हम लोग को मिलती नहीं है। बहुत दिक्कत। चूल चौकी बर बिछवना के कोनो साधन नहीं के। बड़े सांप आवत आटे, इतना मोट के सांप, कीड़ा फतिंगा बहुत आवत आटे। बच्चा सन के लेके हमने के बहुत दिक्कत यहाँ होके। बिहार से श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। उधर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कोरोना के संकट काल में प्राथमिकताओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने ऐसा तंज किया है जिसे लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है। शरद पवार ने कहा है कि कुछ लोग सोचते हैं राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। पवार ने कहा कि सरकार को कोरोना से पड़े आर्थिक असर को लेकर ध्यान देना चाहिए। शरद पवार का यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर अटकलें हैं। माना जा रहा है कि 5 अगस्त से अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन शुरू हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। इन सबके बीच शरद पवार का सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर आया ये बयान बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। त्या गावाला आपण काही लोकांना असं वाटतं जसं
शिवाजी बांधून कदाचित कोणाला जाईल आणि त्या भावनेने कदाचित तिने हा काही तो घेतला असावा, मला माहिती नाही, काळजी मला माहिती. कोरोना को लेकर शरद पवार का ये बयान ऐसे दिन आया है जब 24 घंटों में 38,902 नए केस सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में नए मामलों का नया रिकॉर्ड है। बीते 24 घंटे में 543 मौतें भी हुई हैं। भारत में अब तक 10,77,618 संक्रमण के मामले हो चुके हैं और कुल मौतों का आंकड़ा 26,816 है। कोरोना का आंकड़ा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में परेशान कर रहा है, जहां संक्रमण के मामले 3 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। भारत में कोरोना के खतरे को लेकर मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने एक चिंताजनक रिपोर्ट दी है। द लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 60% से ज्यादा आबादी को संक्रमण का बड़ा खतरा है। भारत के 9 राज्यों में संक्रमण को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड हैं। गरीबी और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से इन राज्यों में बड़ी आबादी तक कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। द लैंसेट ने सामाजिक आर्थिक स्थितियों, जनसांख्यिकीय, आवास और स्वच्छता, महामारी विज्ञान और स्वास्थ्य सुविधाओं के 5 मानकों पर इन राज्यों का आंकलन किया है। इनमें पाया गया है कि 9 राज्यों में कई जिले बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अगर महामारी अपने भयंकर रूप में यहां फैलती है तो ये जिले इससे निपट पाने में सक्षम नहीं होंगे। कोरोना की स्थिति यकीनन हिंदुस्तान में बेहद चिंताजनक। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर, जमीन पर चीन को चित करने के बाद अब भारतीय जाबाज समंदर में चीन की दादागिरी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों और जंगी जहाजों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। ये युद्धाभ्यास इसलिए है ताकि चीन अगर समंदर में कोई चालबाजी करे तो उसकी हर चालबाजी गहरे समंदर में ही दफन कर दी जाए। समंदर में गरज रहे हैं भारत के युद्धपोत और तड़प रहा है चीन। समंदर में भारतीय नौसेना दिखा रही है शौर्य और खौफ में है चीन। समंदर की लहरों पर अटखेलियां कर रहे हैं भारत के जंगी जहाज और हलक सूख रहा है चीन का। बर्फीले पहाड़ों से लेकर गहरे समंदर तक चीन के खिलाफ भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जो चीन की हेकड़ी निकालने वाला है। चीन से चुनौतियों के चलते भारतीय सेना अपनी हर तैयारी को दुरुस्त कर रही है और हर मोर्चे पर चीन को चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए भारतीय नौसेना भी अंडमान निकोबार आइलैंड में युद्ध अभ्यास कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में ईस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान निकोबार कमांड की नौसेना शिरकत कर रही है। इस वॉर गेम में नौसेना के सभी युद्धपोत और दूसरे संवेदनशील उपकरण भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से नेवी ने उन यंत्रों और युद्धपोत जो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी जानकारी नहीं दी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ईस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान निकोबार कमांड के जितने अहम वॉरशिप्स और युद्धपोत हैं वो इस एक्सरसाइज में शामिल हैं और पूरी तरह से चीन की गतिविधियों पे नजर रखे हुए हैं। अंडमान और निकोबार के इन्हीं रास्तों से चीन का अहम व्यापार होता है। भारतीय सेना ने ये युद्धाभ्यास उस समय शुरू किया है जब पहले से ही 2 अमेरिकी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरे हुए हैं। भारतीय नौसेना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत बना रही है। चीन से जुड़ी समुद्री सीमा पर नौसेना की अंडमान निकोबार कमांड 2001 में बनाई गई थी। ये कमांड देश की पहली और इकलौती है जो एक ही ऑपरेशनल कमांडर के अधीन जमीन, समुद्र और एयरफोर्स के साथ काम करती है। अंडमान और निकोबार कमांड के नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लड़ाकू साजो सामान शामिल है। इन तीनों शक्तियों का मिलन अंडमान में थिएटर कमांड फॉर्मेशन तैयार करता है। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन की आड़ में चीन कई बार अपनी पनडुब्बियों की घुसपैठ हिंद महासागर क्षेत्र में करा चुका है।
पिछले दशक में चीन ने कई बार सबमरीन मिशंस भारतीय हिंद सागर में भेजे हैं और ये सबमरीन कोलंबो और कराची तक गई हैं। इनमें से ऐसे भी काफी मौके सामने आए जब चीन की सबमरीन्स भारतीय जल सीमा के नजदीक आईं। सूत्रों का कहना है कि हर बार एक सबमरीन के साथ चीन ने सामान्य जहाज भी बैकअप के लिए भेजा है। चीन की हमेशा से यह चाहत रही है कि समंदर का वो बादशाह बन जाए, मगर चीन के इस मंसूबे के चीथड़े उड़ाने के लिए भारत का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। एक तरफ भारतीय सेना और एयरफोर्स के जाबाज अक्साई चीन बॉर्डर पर तैनात हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने भी अपने आक्रामक रुख और तैनाती से ये पक्का कर लिया है कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में चीन की कोई चाल नहीं चलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत के लिए और जिसके पास मलक्का स्ट्रेट्स है, जहां से विश्व का काफ़ी कारोबार चलता है। हाल ही में चल रहे ये LAC पे गतिरोध के दौरान हमने देखा है कि US की जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो भी साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज कर रही हैं। इससे पहले भारत ने जापान के साथ पिछले माह में एक छोटी सी एक्सरसाइज इसी अंडमान निकोबार आइलैंड में भी की थी। आने वाले समय में इस एक्सरसाइज का अहम बात यह है कि मलाबार एक्सरसाइज जो होने वाली है साल के अंत में, उसमें भारत, अमेरिका, जापान भाग लेंगे और शंका है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। धोखा देना चीन की फितरत है और दगाबाजी करना उसकी आदत में शुमार है, लेकिन चीन की चालबाजी पर भारत ने बाज जैसी निगाह रखी हुई है। इसलिए भारत की ओर से मलक्का स्ट्रेट से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक भारतीय नौसेना चौकस है। नौसेना ने समंदर में पूर्व और पश्चिमी दोनों ओर युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात कर रखी हैं। एक जगह नहीं, 8-9 जगह पे नेवी के शिप्स ऑलवेज डिप्लॉयड हैं, 3 से 4 शिप्स जो युद्धपोत है, हेवीली आर्म्ड एंड मिशन रेडी। जैसे कि आप मलाक्का स्ट्रेट्स की बात कर ले, लॉम्बॉक स्ट्रेट्स, सुंडा स्ट्रेट्स, फिर बांग्लादेश और म्यांमार के पास इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, देन सिमिलरली गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ और मॉरिशस, सेशल्स उसके आसपास और मालदीव्स और श्रीलंका के आसपास। तो बेसिकली इंडियन नेवी एक पूरा अपना जान बिछा के बैठी हुई है और हमारा सर्वेलेंस नेटवर्क भी बहुत बहुत उम्दा है और उससे हमें पता रहता है कि इंडियन ओशन रीजन जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत चीन की अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए साल के अंत में मलाबार अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास करने वाली है। जाहिर सी बात है कि भारत की रणनीति पूरे हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना है और चीन को यह बताना है कि उसकी दादागिरी के दिन लद गए हैं। अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। समंदर में चीन की साजिश को दफन करने की पूरी तैयारी है, मगर जिस गलवान घाटी में भारतीय जाबाजों ने चीन को बेदम किया, उसी गलवान घाटी से चीन की खतरनाक साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों से खबर मिली है कि गलवान घाटी में झड़प से पहले चीन ने सरहद पर भारी भरकम हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया था। चीन ने चोरी से सरहद पर अपने 30,000 से ज्यादा सशस्त्र सैनिकों को भी जुटा लिया था। जाहिर सी बात है कि चीन के दिमाग में गलवान पर कब्जा करने की गहरी साजिश चल रही थी, मगर उसकी साजिशें बेपर्दा हो गई। चीन ने सरहद पर रची थी बहुत गहरी साजिश। चीन ने युद्ध करने की नियत से इकट्ठा किए थे सैनिक। चीन ने लद्दाख सीमा पर जमा किए थे जंगी हथियार। चीन पूरी तैयारी के साथ आया था, मगर उसकी सारी चालबाजियों के चीथड़े उड़ गए। उसकी सारी होशियारियां हवा हो गई, उसकी सारी चाल उल्टी पड़ गई। जिस तरह आया था वैसे ही वापस जा रहा है चीन, और उसके लौटने के साथ ही सामने आ गई है वो साजिशें जिसे चीन ने रची थी। सूत्रों से खबर मिली है कि युद्धाभ्यास के नाम पर चीन ने सैनिकों को सीमा पर इकट्ठा किया था। अप्रैल में चीन ने लद्दाख सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी। दिपसंग मैदानों और डीबीओ क्षेत्र में चीन ने बनाए थे बंकर। चीन ने लद्दाख में LAC के पास भारी हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया था।
भले ही इस वक्त लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी और भारतीय सेना के पीछे हटने की कार्रवाई चल रही हो, लेकिन भारतीय सेना चीन की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही है और बातचीत के दौरान ये बात भी सामने आई है कि चीनी सेना ने लद्दाख के कुछ इलाकों में कब्जा करने की मंशा से अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया और इसीलिए अब आगे की कार्रवाई को देखते हुए भारतीय सेना किसी भी मोर्चे पर चीनी सेना के खिलाफ अपनी तैयारियों को कम नहीं करना चाहती। मतलब मान के चलिए कि गलवान में जो हुआ वो अनायास ही नहीं हुआ था। चीन की पूरी प्लानिंग के तहत चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से उलझे थे। चीनी सैनिकों को भरोसा था कि भारतीय सैनिक उनकी अकड़ के सामने जवाब नहीं दे पाएंगे, मगर हो गया इसका ठीक उल्टा। चीन को गलवान में भारत से भिड़ना भारी पड़ गया। सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक शिनजियांग और तिब्बत राजमार्ग पर चीनी सैनिकों को देखा गया था। इस इलाके में चीनी सैनिक दिखावे के लिए युद्धाभ्यास कर रहे थे। इसी रास्ते से मिट्टी ढोने वाले ट्रकों में चीन अपने सैनिकों को लाया था। मिट्टी ढोने वाले ट्रकों में ही सवार होकर चीनी सैनिक लद्दाख सीमा पर पहुंचे थे। चीन के मन में किस कदर पाप छिपा था उसका भी खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने सैनिक टुकड़ी को 2 हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से में करीब 20,000 जवान थे जो लद्दाख सीमा पर थे। दूसरे हिस्से में करीब 10,000 जवान थे जो शिनजियांग में पहाड़ों के पीछे थे। किसी भी आपात स्थिति में ये सैनिक 48 घंटे के भीतर लद्दाख सीमा पर पहुंच सकते थे। भारत और चीन की सीमाओं LAC पर उसका जमावड़ा, तिब्बत में एक बड़ा युद्धाभ्यास करना और गलवान घाटी में जिस तरीके की मुठभेड़ हुई और जिस तरह से उसने अग्रिम मोर्चों पर, चाहे फिंगर 4 का इलाका हो या हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, और नॉर्थ ईस्ट में भी जिस तरह से उसने अपने फोर्सेस और आधुनिक वेपन डिप्लॉय किए हैं, डेफिनेटली ये चीन की एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम उठाए गए हैं। उसकी जरूर कोई स्ट्रेटेजिक सोच है, ऑब्जेक्टिव है जिसे वो हासिल करना चाहता है। चीन की ये चालबाजी बताती है कि वो युद्ध की नीयत से आया था। भारत ने अपने सैन्य दल, अपने फोर्स लेवल्स दोनों सरहदों पर बढ़ा रखा है और चीन ये देख चुका है कि सैनिक शक्ति भारत की एकदम तैयार है और साथ ही साथ एक राजनीतिक या पॉलिटिकल विल भी जो चीन को दिख रहा है, उससे चीन को मजबूर कर दिया है। इस बार भारत ने नहीं बल्कि चीन खुद नेगोशिएटिंग टेबल पर भारत को रिक्वेस्ट किया कि आइए हम बातचीत से इस मामले को सुलह करें। अभी चीन के पास और कोई चारा रहा नहीं, उसको वापस अपने अप्रैल 2020 पोजीशन तक वापस जाना पड़ेगा और हम लोग लेकिन कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी क्योंकि चीन पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। चीनी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सीमा पर मौजूद थे, मगर गलवान में चीन का गुरूर पहले ही हमारे सैनिकों ने तोड़ दिया। और तो और चीन के सैनिकों की तैनाती की जानकारी मिलते ही भारत ने भी अपने योद्धाओं और लड़ाकू विमानों को सरहद पर तैनात कर दिया। यहीं से चीन की चिंता बढ़नी शुरू हुई। उसका दाव उल्टा पड़ गया और वो बातचीत का राग अलापने लगा। दुनिया भर में चीन की लानत मलामत के बाद चीन बातचीत की मेज पर बैठा। कोर कमांडर लेवल की 4 बैठकों के बाद अब आलम यह है कि चीन फिंगर 4 से करीब करीब जा चुका है। लेकिन चीन ऐसा देश है जिस पर भरोसा करना अपने आप को धोखा देने जैसा है। भारत ने अपने सैन्य दल, अपने फोर्स लेवल्स दोनों सरहदों पर बढ़ा रखा है और चीन ये देख चुका है कि सैनिक शक्ति भारत की एकदम तैयार है और साथ ही साथ एक राजनीतिक या पॉलिटिकल विल भी जो चीन को दिख रहा है, उससे चीन को मजबूर कर दिया है। इस बार भारत ने नहीं बल्कि चीन खुद नेगोशिएटिंग टेबल पर भारत को रिक्वेस्ट किया कि आइए हम बातचीत से इस मामले को सुलह करें। अभी चीन के पास और कोई चारा रहा नहीं, उसको वापस अपने अप्रैल 2020 पोजीशन तक वापस जाना पड़ेगा और हम लोग लेकिन कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी क्योंकि चीन पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। सूत्रों से खबर है कि चीन की चालबाजी के खिलाफ भारत की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है। चीन ने सरहद पर जो पक्का निर्माण किया है उसके खिलाफ भारत ने आपत्ति जताई है। इसीलिए कोर कमांडर की 4थी बैठक में एक बार फिर बेहद सख्त लहजे में भारत की ओर से कहा गया था कि चीन जब तक अपनी मई वाली स्थिति में नहीं लौटता तब तक दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है।
साथ ही भारत की ओर से बैठक में कह दिया गया था कि जो क्षेत्र खाली है वहां किसी भी तरह की सैन्य गश्ती नहीं की जाएगी। चीन के सामने इस समय भारत की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बावजूद इसके वो अभी फिंगर 8 तक जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि चीन चारों तरफ से फिलहाल घिरा हुआ है, वो इस हालत में नहीं है कि भारत से सीधे उलझ सके। मगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे से एक बात साफ है कि भारत चीन को किसी भी मोर्चे पर पटखनी देने के लिए तैयार है। चीन ने कोई चालबाजी की तो उसका परिणाम चीन के लिए अच्छा नहीं होने वाला। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। मगर इस बार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और कामयाबी हासिल की है। पीएम मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले तीसरे राजनेता हो गए हैं। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ हो गई है, जबकि पीएम मोदी फिलहाल 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। पीएम मोदी ने साल 2009 में ट्विटर पर अपना प्रोफाइल बनाया था। सितंबर 2019 में ही ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 5 करोड़ पहुंची थी। इस तरह से सिर्फ 10 महीने में पीएम मोदी को ट्विटर पर 1 करोड़ लोगों ने फॉलो किया है। यह ये बताना जरूरी है कि फॉलोअर्स के हिसाब से ट्विटर पर सबसे बड़ी हस्ती बराक ओबामा है। बराक ओबामा को पीएम मोदी से 2 गुने लोग फॉलो करते हैं। ओबामा को 12 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर्स की संख्या करीब 8 करोड़ 37 लाख है और फॉलोअर के हिसाब से पीएम मोदी का नंबर तीसरा है, जिनके 6 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। ट्विटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संचार का प्रभावशाली माध्यम है, जिसके जरिए पीएम न सिर्फ देशवासियों से संवाद करते हैं बल्कि अहम घोषणाएं भी करते हैं। ट्विटर के जरिए वो देश विदेश की ताकतवर शक्तियों के साथ भी जुड़े रहते हैं।